आज हम लोग देखेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन का कंडीशन क्या-क्या होता है। कौन-कौन अगर कॉम्बिनेशन हमें क्वेश्चन में दिख जाए, तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाएँगे कि ये क्वेश्चन एसिडिक बफर का है या बेसिक बफर का है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक बफर के लिए। तो अगर हमें वीक एसिड और इसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस साथ में दिख जाए, तो वो क्वेश्चन एसिडिक बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन होगा। अगर हमें वीक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का सॉल्ट साथ में दिख जाए, तो वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन होगा। और अगर हमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस साथ में दिख जाए, लेकिन वीक एसिड का इक्विवेलेंस स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा हो, तो वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन होगा। और यदि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसिड दिख जाए, लेकिन उस सॉल्ट का इक्विवेलेंस इस स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा हो, तो वो कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल नॉट फॉर्म एन एसिडिक बफर। यानी बोल रहा है कि अब वो ऑप्शन चूज करो कि जो एसिडिक बफर के कॉम्बिनेशन को शो नहीं करता है। तो आइए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, H3PO4 प्लस H2PO4 माइनस। H3PO4 एक वीक एसिड है, और इस क्या हम पहले देखेंगे क्या यही वीक एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है। तो हाँ, यही वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में हमेशा एक H प्लस का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, यानी ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं दूसरा केस, H2CO3 प्लस Na2CO3। तो ये तो वीक एसिड है, और ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन का होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर वीक एसिड हो और उसके साथ साथ में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट हो, तो वो कंडीशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन का होता है। लेकिन इसमें एक कैच है। क्या है कि पहले जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है, उसे आप लोगे, उसे तोड़ोगे। उसे तोड़ने के बाद अगर जो उसका एनायन है वो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हुआ, तभी ये कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन को फुलफिल करेगा। अगर वीक एसिड है और उसके साथ साथ वीक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का सॉल्ट है, तो पहले सॉल्ट को तोड़ो। अगर उसका एनायन उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हुआ, तभी ये सॉल्ट फॉलो करेगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन को। ठीक है, तो आइए पहले इसे तोड़ते हैं। इसे अगर तोड़ेंगे तो Na प्लस और CO3 2 माइनस में टूटेगा। ठीक है, 2 Na प्लस और CO3 2 माइनस, तो इसका एनायन तो ये है। तो क्या ये एनायन इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में 2 H प्लस का डिफरेंस है। तो सर, तो ये कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन को तो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कौन सा सॉल्ट रहता तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन को फॉलो करता? अगर यहाँ पे NaHCO3 रहता, तब ये कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन को फॉलो करता। कैसे? अगर तब आप इसे तोड़ते तो Na प्लस और HCO3 माइनस में टूटता, और HCO3 माइनस जो है इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता, क्योंकि इन दोनों में एक H प्लस का डिफरेंस है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि 100 ml जो है ऑफ 0.2 मोलर CH3 CONA है, और 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl है। तो मैंने क्या आपको कहा था कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का सॉल्ट, उसके साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दिख जाए, लेकिन इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट एसिड से ज्यादा हो, तो वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो आइए पहले दोनों का इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, या मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर। और तीसरा फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम ml में है, तो आप इसे लीटर में कन्वर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो एक तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने पर भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो लेंदी जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे इक्विवेलेंस नहीं, मिली इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर लें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर ये ml में है, तो इससे जो इक्विवेलेंस आएगा वो मिली इक्विवेलेंस आएगा। ठीक है, तो वो बात एक ही पड़ेगा। वो आप देख लेना कि अगर सॉल्ट का मिली इक्विवेलेंस अगर एसिड से ज्यादा हुआ, तो वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। तो आइए इसका मिली इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं। 100 इंटू 0.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो यहाँ से 0, यानी इसका 20 मिली इक्विवेलेंस आ रहा है। ठीक है, किसका? सॉल्ट का। अब आते हैं, पहले ये सब रब कर देते हैं यहाँ से। सेकंड ऑप्शन तो हमें पता चल गया कि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एसिड का देखते हैं। तो वो है 100 ml इंटू 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 10 मिली इक्विवेलेंट्स, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का जो मिली इक्विवेलेंट्स है वो 10 है। और ये जो सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, इसका मिली इक्विवेलेंट्स 20 है, यानी यहाँ पे सॉल्ट का मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है एसिडिक बफर सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, अब आते हैं चौथा देखते हैं। चौथा में बोल रहा है 50 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH, इसके साथ साथ 25 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। क्या ये कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा है एसिडिक बफर सॉल्यूशन को? तो आइए आइए देखते हैं। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर वीक एसिड हो और उसके साथ साथ में स्ट्रॉन्ग बेस हो, लेकिन वीक एसिड का इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा हो, तो ये कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे
जो वीक एसिड है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पहले दोनों का इक्विवेलेंस हम लोग निकालते हैं। तो इसका इक्विवेलेंस निकालेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम एमएल में है, तो जो आएगा वो होगा मिली इक्विवेलेंस, ठीक है। 50 इंटू 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 5 मिली इक्विवेलेंस एसिड के हो जाएंगे। अब आते हैं बेस के, तो 25 इंटू 0.1 इंटू 1, तो यहाँ से आएगा 10 और ये हो जाएगा 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स, यानी वीक एसिड के यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा है। किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से, यानी ये भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। यानी ये चारों ऑप्शन में ये केवल सेकंड ऑप्शन है जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी ये तीनों कर रहे हैं। अगर इसके जगह पे NaCO3 होता, सोडियम बाइकार्बोनेट होता, तो ये कॉम्बिनेशन भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन को फॉलो करता और ऑप्शन जाता नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आपको ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जाएगा।